गुड इवनिंग ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम कानूनी मशवरे में आपका मेज़बान इमरान शेख हाज़िर खिदमत है। हस्ब मामूल आपके इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल के गूनागूं जो जवाबात हैं देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन क़वानीन में दिन ब दिन और हफ्तावार किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो आपके इमिग्रेशन राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, प्राइवेट लाइफ है, फैमिली लाइफ है, इसको ज़हन में रखते हुए उसके अलावा जो पॉइंट बेस सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर, फीसिस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, लिटिगेशन प्रोसेस दिन ब दिन चेंज हो रहा है, नित नए जो कवानीन हैं वो पास हो रहे हैं। उसके अलावा जो आला अदलिया है उनकी तरफ से जो रूलिंग्स आ रही हैं, इन सब की मौजूदगी में जो आम साइल हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो एक हैजान का शिकार हैं कि उनके जो केसेस हैं उनका क्या होगा और कैसे उनके जो केसेस हैं वो कंसिडर किए जाएंगे और किस तरीके से उनके केस के ऊपर फैसला किया जाएगा। काफ़ी हद तक बेयकीनी की भी पोजीशन है। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपकी जो प्रपोजिशन है उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन की जा रही है और उसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो एक पॉजिटिव जो है रिस्पांस मिलने की तवक्को की जा सकती है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, साथ साथ कॉल्स लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। मेरे एक फ्रेंड के बेटे हैं, वो 8 साल पहले यूके में आए थे एज ए डिपेंडेंट, लेकिन बाद में उन्होंने किसी से इस्लामिक निकाह। जी जी, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप होगी। रिपोर्ट कर दी गया पाकिस्तान। उनके 3 बच्चे हैं यहाँ पर और उनके पेरेंट्स और बहन भाई भी यहाँ पर हैं। मुझे पूछना ये था कि कितने साल तक अगर उनको डिपोर्ट किया जाए तो वो कितने साल तक बैन होते हैं और क्या तरीक़ाकार है कि वो क्या अपने बच्चों से कभी मिल नहीं सकते या अपने पेरेंट्स से या बहन भाइयों से कभी मिल नहीं सकते? ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। इसमें मेरी बहन बात यह है कि जब भी डिपोर्ट किया जाता है ऐसे अवामिल अमल में लाए जाते हैं जिसके लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको आपको यहाँ से यूके से रिमूव करना पड़ता है, तो डेफिनेटली उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अगर उस रिमूवल में आपकी कोई वॉलंटरली विल शामिल नहीं होती और आपको होम ऑफिस अपने के कॉस्ट और ख़र्चात के ऊपर वापस भेजता है आपके कंट्री ऑफ रीजन में, तो डेफिनेटली उस सूरत में आपके ऊपर 12 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक का बैन लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर केस सिचुएशन। मिनिमम बैन जो है वो 12 महीने का है, मैक्सिमम 5 साल का है। अगर आपके केस में कहीं किसी जगह पर भी डिसेप्शन की जो सूरत हाल है वो अगर कहीं इस्टेब्लिश होती है तो फिर ये बैन 5 साल से बढ़ के 10 साल के लिए हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, स्पाउस एप्लीकेशंस के अंदर इस तरह के बैन को कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आपकी फ्यूचर में कोई भी एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस स्पॉन्सर फाइल की जाती है तो उसमें ये बैन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन को उससे एग्जाम्प्ट करार दिया जाएगा। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम कासिम है, मैं वेस्ट चौक से बात कर रहा हूँ। जी कासिम। जी, मेरा मसला ये है कि मैं यहाँ पे मैं 15 साल का था, यहाँ पे आया था, मेरा विजिट वीज़ा था, मैं आया था तो मैं इधर रहा हूँ अभी 10-11 साल होने के मुझे हो गए। पिछले साल मैंने शादी की है और शादी की है और ये भी अल्लाह खैर करेगा तो मेरे घर में बच्चा होने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुझे अपना केस भेजना चाहिए? आपकी मिसेज का स्टेटस क्या है? वो ब्रिटिश है। वो ब्रिटिश। शादी आपकी रजिस्टर्ड है? नहीं, शादी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है कासिम, आपके लिए मेरा जो है ना वो एक मेन सोल्यूशन तो ये है, अगर आप 25 साल की उम्र तक केस फाइल करते हैं तो हाफ ऑफ द एज चूँकि आपकी यहाँ पे हो जाते हैं उस बेसिस के ऊपर आप FLR FP के तहत या पैराग्राफ 276 AD के तहत एप्लीकेशन डाल सकते थे। बहरहाल कतई नज़र उसके अभी सिचुएशन ये है कि आपकी शादी हो चुकी है और बेबी एक्सपेक्टेड है। जो ही आप अपने बेबी को जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं, यानी कि उनका पासपोर्ट वगैरह आप ले लेते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप पेरेंटल राइट के वाले से FLR FP की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आप उसके अलावा भी करना चाहें तो आप पार्टनर रूट के अंदर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के रूट होते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन होगी दैट विल बी FLR FP अंडर द इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन है ये। आप ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उससे एग्जाम्प्ट होंगे जो कि नॉर्मल FLRM के रूट के ऊपर अप्लाई होती हैं। सो इस एप्लीकेशन को आप ज़हन में रख लीजिए और मज़ीद कंसल्टेशन के बाद इसको अप्लाई कीजिएगा। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को 2011 में ना PR मिली थी, परमानेंट रेजिडेंट,
और उसके बाद मेरी 2000 नवंबर 2012 में मेरी मैरिज हुई इंडिया में। उसके बाद मेरी वाइफ को वीज़ा मिला अक्टूबर 2013 में। तो मेरा बेबी बॉर्न इंडिया में, मेरा बेबी बॉर्न हुआ अगस्त 2013 में। मुझे नेशनैलिटी मुझे मिली दिसंबर 2013 में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के पास तो ऑलरेडी वीज़ा है, और मेरा बेबी जो आउटसाइड द यूके बॉर्न हुआ है, और मेरे पास PR थी 2011 से। तो मेरा बेबी, कौन सी नेशनलिटी मेरे बेबी की होगी? जी, आप अपने बेबी के लिए MN1 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। MN1 एप्लीकेशन का नाम है, ये आप अप्लाई करके डायरेक्टली उनके लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी, मैंने अगस्त में बिल्कुल 2008 से इधर आया था। तो मैंने 2010 में मैंने एक इंग्लिश लड़की के साथ रहना शुरू किया, और अभी मेरी 2 बच्ची हैं। ठीक है, मैंने 2011 में पहले एप्लीकेशन की, उन्होंने स्टेट से रिफ्यूज कर दी। उसके बाद अभी 2000 में की हुई है, उन्होंने फिर भी रिफ्यूज कर दिया। और रिव्यू में मेरे सोलिसिटर ने डाली थी, तो उन्होंने दिसंबर में कहा कि रिफ्यूज करके ना मुझे वापस कर दिया कि आप वापस चले जाए, आपका राइट नहीं है इधर। ठीक है, तो या आप फ्रेश एप्लीकेशन करें। मैंने फ्रेश एप्लीकेशन नहीं की। ठीक है, ओके। तो अभी अप्रैल में उन्होंने, जो नहीं है दूसरा उसकी कंपनी होती है, क्या नाम है उसका, कैपिटा। तो उन्होंने, हाँ कैपिटा, उन्होंने वो कहा कि हमसे जो हमसे मिस्टेक हुई है, जो हमने आपको रिव्यू नहीं किया, जो कुछ किया है, डिसीजन नहीं किया। ठीक है, आप ऐसा करें कि हम अपोलोजाइज करते हैं आपसे। ठीक है, हम इसका डिसीजन करेंगे। ठीक है, तो चीज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन हो गए, फिर कैपिटल ने मुझे लेटर लिखा फिर मेरे घर में कि आप ऐसा करें कि 2 वीक के अंदर अंदर आप ये मुल्क छोड़ दें। ठीक है, आपका राइट नहीं है कोई इधर। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, इसमें बात यह है कि जो कैपिटा जो है वो होम ऑफिस के बिहाफ पे ऊपर काम करते हैं। ये बिल्कुल एक सेपरेट कंपनी है जो कि प्राइवेटली रन की जाती है, लेकिन अंडर होम ऑफिस काम करती है। इसमें ये होता है कि इनके पास जो डाटा ऑलरेडी आ जाता है, उसके मुताबिक ये तमाम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, और उनमें से जिनके केसेस चल रहे होते हैं वो अपना स्टेटस क्लियर करवा लेते हैं, जिनके केसेस नहीं चल रहे होते वो फिर उनके साथ लिएज करते हैं अगर वापस जाने के अरेंजमेंट्स करने के वाले से। चूँकि आपका मैटर अभी स्टिल पेंडिंग है, आप उनको अपना केस रेफरेंस नंबर और तमाम डिटेल्स जो हैं उनका, आप उस लेटर के ऊपर उनका ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर यकीनन लिखा होता है। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, अपने केस के डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके साथ अटैच कर दीजिए, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दे दीजिए। वो डेफिनेटली उसको रिकन्सिडर करेंगे और वो आपको बता देंगे कि जब तक आपका ये मैटर पेंडिंग है हम आपको दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो एक सेपरेट कंपनी है, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आपका मैटर पेंडिंग है। इंशाल्लाह वो आपको जो है ज़्यादा इस बारे में परेशान नहीं करेंगे आप। जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा क्वेश्चन नेशनलिटी के मुतल्लिक है। मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है और मैं अरेस्ट हुआ था, तो पुलिस ने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था और फिर मुझे पुलिस बेल पे उन्होंने मुझे घर भेज दिया था। अभी मेरी पुलिस बेल एवरी 2 मंथ वो एक्सटेंड कर रहे हैं उसको ना। तो अभी मेरी जो डेट है वो 7 जुलाई को है डेट पुलिस बेल पुलिस स्टेशन में जाना है। तो क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? अगर चार्जेस क्या हैं आपके ऊपर? चार्जेस क्या हैं आपके ऊपर? अभी चार्जेस नहीं है मुझ पे, चार्जेस नहीं लगे। जाहिर सी बात है, चार्जेस नहीं लगे तो कन्विक्शन का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। जी जी, ठीक है। एक बात ये याद रखिए, जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं होती तब तक आपका मैटर जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आता कि आप कन्विक्टेड हैं। तो अभी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए। तो जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं, अल्लाह ना करे अगर आप ऐसा हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये होता है कि आपको कम से कम कन्विक्शन के बाद 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। तो ये आप चेक कर लीजिए कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी एक अपनी जो है वो रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं इस वाले से। जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि असाइलम किया था फैमिली के साथ ना, तो रिफ्यूज हो गया 2 साल बाद। ठीक है। फर्स्ट ट्रिब्यूनल से भी रिफ्यूज हो गया और अपर ट्रिब्यूनल में अपील का राइट नहीं मिला, लास्ट स्टेटस ये है। ठीक है। तो मैंने पूछना ये था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 डेज में अब करना है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कोई कह रहा है 90 डेज में।
कि आप अगर अपर ट्रिब्यूनल से आ गए हैं तो आपको 60 डेज में करना होता। तो मुझे ये बताइए, ये सही है कि 16 दिन में करना पड़ेगा? क्योंकि 2 साल पहले मेरे दोस्त ने किया था इसी सिचुएशन में, 90 डेज में किया था, तो ये कानून चेंज हो गया? ठीक है, नहीं कानून चेंज नहीं हुआ। आप जो टाइम लिमिट है उसको आप देखें, आप कैलकुलेट कहाँ से करें ना। जो जुडिशल रिव्यू होता है वो उसी सूरत में अप्लाई होता है जब आपके किसी फैसले के ख़िलाफ़ अपील की कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। उस सूरत में ये जो जुडिशल रिव्यू की टाइम लिमिट है वो 90 डेज़ है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसीजन, जो कि होम ऑफिस ने किया होगा उस डेट से 90 दिन के अंदर आपको करना होता है। लेकिन चूंकि आप पास अपील का राइट मौजूद था, अपील का राइट लेने के बाद आप पास जुडिशल रिव्यू का राइट ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता, इल्ला ये कि आप ये समझें कि आपके जो फर्दर आपके साथ कोई लीगल जो का ऐसी लॉफुल एरर हुई है, कोई अनलॉफुल एरर हुई है जिसको कि आप फर्दर रेस कर सकते हैं, और चूंकि वो आगे डिसाइड नहीं हुआ या उसके ऊपर आपको फर्दर अपील का राइट नहीं मिला तो उसको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए, जब आपने अपने अपील के राइट एग्जॉस्ट कर लिए तो टेक्निकली तौर पे जो जुडिशल रिव्यू का राइट है वो आपका उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता, अनलेस कि कोई सीवियर अनलॉफुल सिचुएशन ना हो और आपके पास रेमेडी अवेलेबल हो। तो जहाँ तक टाइम लिमिट का ताल्लुक है वो स्टिल 90 डेज़ है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसीजन। जी नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी ना ह्यूमन राइट पे अपील लाई थी मार्च में, तो अभी तक उन्होंने मुझे कोई भी डिसीजन नहीं दिया और होम ऑफिस ने उसके खिलाफ अपील भी नहीं की थी। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम लगेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना 2010 में एप्लीकेशन की थी, तो क्या मुझे वो 2.5 साल की वजह देंगे कि 3 साल का, इसके मतलब बता दें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने अपील फाइल की, अपील आपकी एक्सेप्ट होगी। उसके बाद अगर 10 दिन तक टाइम होता है दोनों पार्टीज़ के पास अपील करने का, अगर कोई भी बंदा उसमें अपील करना चाहे, 10 दिन के अंदर उसके अगेंस्ट अगर अपील नहीं होती तो फिर जो है वो आपका जो फैसला है उसको फाइनल समझा जाता है। उसके बाद फिर आगे होम ऑफिस ने फिर आगे डिसीजन लेना होता है कि उसको कैसे डिसाइड करेंगे। अगर उनको मज़ीद कोई ऑब्जेक्शंस हों वो आपको इन्फॉर्म करते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर कर सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि आपका पहले एप्लीकेशन फ़ाइल की थी तो आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा या 3 साल का? मोस्ट प्रॉब्ली जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं उसी वक्त के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपको वीज़ा दिया जाता है, इल्ला ये कि कोई ऐसी नई चेंजेस आपके केस के अंदर आई हैं, सर्कमस्टांसिस में चेंज आई है, तब ही वो वीज़ा की जो लिमिट है वो चेंज होती है। नॉर्मली वो वही टाइम लिमिट अप्लाई होगा जो कि एप्लीकेशन फ़ाइल करते वक्त था। जी नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने मार्च में अपने हस्बैंड का सेटलमेंट का वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में होते हैं और मैं इधर इंग्लैंड में, और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी कर रही थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया 3 से ज़्यादा महीने हो गए हैं। पहला सवाल तो ये है कि कितनी देर लगाते हैं वो पेपर्स नॉर्मली भेजने में आजकल, और दूसरा सवाल ये है कि मेरे अम्मी पापा जो कि पाकिस्तान में है, मैं उनको स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। मेरी अम्मी पहले यहाँ पे आ चुकी हैं, तो इसी दौरान मैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। और पूछने का मकसद ये है कि होम ऑफिस में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस आप एक टाइम में कर सकते हैं कि ठीक है। पहले सवाल का जवाब यह है, जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स है। अभी चूँकि 3 माह हुआ है तो 3 माह आपको मज़ीद वेट आप किया जा सकता है। अगर आप कोई अपडेट लेना चाहें आप उनको बात कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस ये किया जाता है कि 6 महीने से पहले आप उनको ना उनके रब्ता करें। जो मिनिमम जो आउट ऑफ कंट्री जो एप्लीकेशन होती हैं, जैसे आपकी एंट्री क्लियरेंस की हैं, उसमें टाइम लिमिट मिनिमम 18 वीक है। तो आप ये ज़हन में रख लीजिए, अगर वो 18 वीक का टाइम पूरा हो चुका है फिर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बेटर है कि वेट कीजिए। दूसरी क्वेश्चन है कि वालदैन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक वक्त में उतने स्पॉन्सर को अप्लाई कर सकते हैं जितने का आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस लिहाज से आपके पास अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या जिस लिहाज से आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये तमाम वसाइल मौजूद हैं, आपके पास अकोमोडेशन मौजूद है, आपके पास जॉब इनकम रिसोर्सेज हैं, और आपका रिलेशनशिप भी ऐसा है और रिलेशनशिप की नौयत भी ऐसी है, और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल भी जो है वो वैलिड है और जेन्युइन है, तो बिल्कुल आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग हो, उसको अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। जी नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब मेरा सवाल है कि मैं जुडिशल रिव्यू अपर ट्रिब्यूनल ते दरखास्त पाई सी पिछले साल पे दिसंबर 15 ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ जवाब नहीं दे रहे कि 6 महीने हो गए, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਕੇ हो सकता है? ਇਹਦਾ ਕੀ इसमें ये सिचुएशन ये है कि जो जब आप जुडिशल रिव्यू फाइल करते हैं तो जो दूसरी पार्टी है, जैसे कि इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो दूसरी पार्टी है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि विद इन ए सर्टन टाइम लिमिट उन्हें जवाब देना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फाइल करना मस्ट होता है उनके लिए। अगर वो उस टाइम लिमिट को वो एक्सीड करने लगते हैं और उनका जवाब तैयार नहीं होता तो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ये कि अदालत से परमिशन लेते हैं बल्कि आपके वकील को भी एक लेटर लिखा जाता है कि हम कोर्ट में परमिशन अप्लाई कर रहे हैं कि हमें फर्दर 21 दिन का या 14 दिन का हमें मज़ीद टाइम चाहिए, तो अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो हमें परमिशन मिलेगी। तो आप ये अपने वकील से पता कीजिए कि वो आया इस तरह का कोई लेटर आपको मिला है कि नहीं मिला, और आया एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विसेज जो है वो फाइल हो चुकी है या नहीं हुई। अगर आपका वकील नहीं है तो आप जो TSOL हैं जो कि होम ऑफिस के जो सोलिसिटर्स हैं, आप अगर आपने इन पर्सन किया हुआ तो आप उनसे ख़ुद भी डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। गूगल्स पे जाके सर्च करके TSOL की वेबसाइट देखिए, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, आप अपना JR का नंबर उनको बताएंगे तो वो आपको कंफर्म कर देंगे कि इस मामले में क्या पेशरफ्त हो चुकी है। चूँकि आपका ये ज़ाती मैटर है तो आप ख़ुद भी इसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने शादी की और मेरी वाइफ की इंग्लिश डिवोर्स जो है ना वो इस मतलब वीक में फिनिश हो जाएगी, डिग्री निशाई हो चुकी है और 6 वीक गुजर चुके हैं। ठीक है। तो अभी मैंने वो अप्लाई कर दी है, मतलब फॉर्म वगैरह भेज दिए हैं। तो मैंने इस्लामिक शादी की हुई है और मेरे पास स्टेप चाइल्ड भी है, स्टेप चाइल्ड। तो मैंने की हुई है एप्लीकेशन FL और FP मेरे अंदर भी है। ठीक है। तो इस पे क्या चांसेस हैं और उसके साथ मुझे जो है ये इंग्लिश मैरिज सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। आपकी वाइफ की नेशनलिटी क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ ना। वाइफ की नेशनलिटी क्या है? वाइफ जो है ना वो यहाँ की ब्रिटिश सिटीजन है। ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है। या पाकिस्तानी है, मतलब उससे जो इंडेफिनेट है उसके पास पाकिस्तान। शादी को या इकट्ठे रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? इकट्ठे रहते हुए हमें तकरीबन 6-7 माह हो गए। 6-7 माह हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे भाई सिचुएशन ये है कि 2 चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं जब आप किसी भी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी करते हैं या उसके साथ रिलेशनशिप में आप होते हैं। चूँकि आपकी शादी इंग्लिश लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो इस्लामिक मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो होम ऑफिस वाले इन केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट की सूरत में आपको अपनी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करनी है कि जैसे कि आपका रिलेशनशिप इतना सबसिस्टिंग और ड्यूरेबल है कि 2 साल से कम जो है वो आप साथ रह रहे हैं। अगर आप 2 साल की एविडेंस दे देते हैं तो फिर आपको शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करने की उस तरीके से ज़रूरत नहीं रह जाती। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है और आप 2 साल से भी इकट्ठे नहीं रह रहे तो उसके अलावा बॉन्डिंग अगर आपने किसी और तरीके से शो की है, कोई और रिलेशनशिप की वजह से, कोई ड्यूरेबिलिटी की वजह से कोई और एविडेंस दी है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ ये केस जो है ये पॉसिबली जो है ये फेल होने के चांसेस हैं। स्टेप सन जो है वो चूँकि आप इसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं तो उसमें भी ये कि आपकी देखा जाएगा कि आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस हद तक हैं और किस हद तक वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है और किस हद तक बच्चे की वेलफेयर जो है वो आपके साथ मुंसलिक की जा सकती है। तो ये सारे पहलू देखते हुए इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा। प्राइमरली जो आपने जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसकी पूरी नहीं करते। अगर आप एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस को पूरा करते हैं तो फिर चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकती है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम फैसल है, मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। एक जी फैसल, क्या किया आपने? सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। और उसमें ये था, मैं स्टूडेंट आया था 2004 में और मेरे ऊपर डिसेप्शन केस हुआ था 2008 में। ओके। तो उसके ऊपर मतलब आई मीन टू से मेरी वाइफ ब्रिटिश है, उसके में ये एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, आई मीन इस पे अप्लाई तो नहीं करेगा मेरे नेचुरलाइजेशन पे मेरा रिमूवल। और दूसरा सवाल ये है कि मैं अभी इस सिचुएशन में मैं कोई वो अप्लाई कर सकता हूँ वर्किंग टैक्स क्रेडिट या चाइल्ड टैक्स क्रेडिट? बस ये आपका स्टेटस इस वक्त क्या है? मैं नेचुरलाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया सर, इंडेफिनेट था मेरे पास, 1-1.5 साल हो गया था। ओके ठीक है। जहाँ तक डिसेप्शन का ताल्लुक है, आपने बताया 2008 में है, टेक्निकल तौर पे इसको 3 साल का पीरियड लेते हैं वो उसको कवर अप करने के लिए। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपकी जो इस नेशनलिटी के वजह से इसको नहीं इसको माना जाएगा
और एग्जाम किया जाएगा आपको और आपको नेशनलिटी ग्रांट की जा सकने की उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जहाँ तक वर्किंग टैक्स क्रेडिट की बात है, जिस वक्त आपको इंडेफिनेट मिला होगा उसके साथ ही आपको एक पूरा लेटर मिला होगा होम ऑफिस की तरफ से, उसके अंदर डिटेल से लिखा होगा कि आप कौन से बेनिफिट्स आप ले सकते हैं और कौन से बेनिफिट्स नहीं ले सकते। नॉर्मली और इन अंदर जनरल केसेस आप इंडेफिनेट लेने के बाद तमाम किस्म के वर्किंग टैक्स क्रेडिट के लिए इंटाइटल होते हैं, इल्ला ये कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपके ऊपर ना लगा दी जाए। तो जनरली जो है वो आप डेफिनेटली इसके इंटाइटल होंगे, आप उसमें लेटर में चेक के मज़ीद उसमें तसल्ली कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछना था। वो मैंने मतलब मेरे बेटे ने ना, उसकी ट्विंस बेटियां हुई थी पाकिस्तान में, तो उसका केस हमने वो मतलब हाई कमीशन में इस्लामाबाद में मतलब जमा करवा दिया था। तो अभी 8-9 महीने हो गए हैं, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया ना। इधर मतलब इधर से ना लिवरपूल से ना एक लेटर आया था होम ऑफिस से ना, तो वो कह रहे थे कि मतलब आप इस्लामाबाद में रब्ता करें। तो इस्लामाबाद में रब्ता करते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। डिपेंड करता है कि आप रब्ता कैसे करते हैं, जहाँ पे आपको कहा गया है। हमने वो ईमेल भी भेजी है, फ़ोन पे भी रब्ता किया है। ठीक है, इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कि आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से एडवाइस ले लें और उसको अपने पेपर वर्क दिखा दीजिए। दूसरा वो यानी कि पाकिस्तान के अंदर। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यूके के अंदर किसी इमिग्रेशन सोलिसिटर को अपने पेपर दिखा सकते हैं और वो सोलिसिटर जो है वो आपके बिहाफ पे ख़ुद जो है वो उनसे हाई कमीशन के साथ रब्ता कर सकते हैं, या फिर होम ऑफिस के ज़रिए भी इस रब्ते को मौसर बनाया जा सकता है। तो डेफिनेटली 8-9 महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इसको आप एक्सपीडिएट यकीनन करवा सकते हैं और दोनों तरीके जैसे कि मैंने आपको बताया आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। अगर आपको वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते तो फिर भी आप एटलीस्ट ये है कि ईमेल के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए उनसे रब्ता अपना ज़रूर रखें, उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखिए ताकि पता चले आपने कितनी बार इस अरसे में रब्ता किया उनसे। ये भी ज़हन में रखिए कि आपके पास एग्जैक्ट और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपने रब्ता करना है, कहीं आप किसी गलत जगह के ऊपर या गलत डिपार्टमेंट में जो है रब्ता ना कर रहे हों। तो मेक इट श्योर बिफोर यू मेक एनी फर्दर कॉन्टैक्ट विद दैम। जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता था। एक पहले कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, मुझे दिसंबर लास्ट ईयर मिला, और मेरे 2 बच्चों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है इस वक्त, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो इस वक्त स्टूडेंट वीजे पे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सा रूट है जो मैं अदर देन मेरे स्पॉन्सर वो यूज कर सकती हैं टू अप्लाई? सिंपल इज़ दैट, FLRFP एप्लीकेशन है, उसमें पेरेंट रूट है, अपने बच्चों के बिहाफ के ऊपर वो अप्लाई कर सकती हैं। स्ट्रेट वे उनका इंशाल्लाह वीज़ा ग्रांट हो जाएगा और वो स्विच कर जाएंगी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, शुड बी सोल्ड। हेलो हेलो जी, मेरा ख्याल है नेक्स्ट कॉल कुछ ड्रॉप हो रही है। पिछली कॉल को मैं थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट कर दूं, शायद वो बात कर रहे थे अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। FLRFP आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे जो कि बच्चों के बिहाफ के ऊपर आप करेंगे। उसमें जो सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करना ही आपके लिए सफिशेंट होगा आपकी वाइफ के लिए, और उसकी बेसिस के ऊपर ही वो डिस्क्रिप्शन लीव की इंटाइटल हो जाएंगी। 2.5 ईयर की उनको लीव जो है वो ग्रांट होने के चांसेस हैं। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि हमने मई 2012 में असाइलम किया था एज अ फैमिली, और वो असाइलम जो हमने किया था ना वो बच्चों के साथ किया था। 2014 में वो असाइलम रिफ्यूज हो गया और हमें अपील का राइट नहीं मिला, तो हमने अपील जुडिशियल रिव्यू में 3 महीने बाद गए। तो अभी जुडिशियल रिव्यू में भी हमें अल्लाह का शुक्र है 2 महीने हो गए हैं, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। तो मुझे पूछा था कि ये अब क्या हो सकता है और वो क्या कर सकते हैं। जहाँ तक रिस्पांस ना आने की बात है, ये थोड़ा सा मतलब काबिल परेशानी है। आप इसको चेक कीजिए कि रिस्पांस आपको क्यों नहीं आ रहा। विदिन 2 मंथ्स एटलीस्ट आपको इतना रिस्पांस ज़रूर आना चाहिए कि आपका जुडिशियल रिव्यू जो है पेंडिंग है और दूसरी पार्टी को सर्व हो चुका है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फाइल किया जा चुका है, और अदर पार्टी ने जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फाइल कर दिया। तो एक प्रोसेस है जो कि शुरू के 2 महीने के अंदर कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको उसका लाजमी तौर पर कुछ रिस्पांस आना चाहिए। स्टेज 1 के ऊपर जो है वो कोर्ट जज को वो ऑन
पेपर इसको डिसाइड करेगी, और अगर वो उन पेपर कोर्ट ने कंसिडर किया कि आपका एक क्लेम वैलिड क्लेम है और उसके ऊपर आपको रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो उसी के ऊपर उसको डिसाइड कर देगी। अदरवाइज़ कोर्ट इसको इस स्टेज के ऊपर अगर रिफ्यूज़ करती है तो विद इन 7 डेज़ आफ्टर रिफ्यूज़ल आपको जो है रिन्यूअल की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है, ताकि आपका केस जो है वो ओरल हेयरिंग के लिए फ़िक्स किया जा सके, और फिर आप अपने बैरिस्टर की मदद से अपना केस जो आगे फर्दर जो इसको लेके चलते हैं। तो ये एक स्टेप ऐसा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर हेयरिंग, उसके बाद ओरल हेयरिंग, तो ये इसके मुताबिक ही आपका केस डिसाइड होगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अपना न्यू कैसल से बोल रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। 2010 में मैंने एप्लीकेशन की थी जी, लेकिन विजिट पे आए थे, शायद उसके लिए कोई अपील और राइट नहीं मिला। मेरा बेबी इधर 3 साल का है, एक मैनचेस्टर में पैदा हुआ था, और इस वक्त हमने ड्यूशरी में डाला हुआ है, लेकिन ये इस महीने की 23 को 3 महीने हो जाने, अभी तक हमें कोई लेटर नहीं आया, कोई जवाब नहीं। ड्यूशरी आपने खुद किया है या वकील के जरिए किया है? जी, आपने वकील के जरिए किया है या इन पर्सन किया है? नहीं जी, इन वकील की, आउट वकील, खुद ही किया, वकील नहीं किया। अगर आपने खुद ही किया तो फिर आपको इसमें काफ़ी विजिलेंट होना पड़ेगा। आपने जो भी कार्रवाई की, आपको जो अदर पार्टी है, अगर आपने जुडिशियल रिव्यू ही फाइल किया है, तो मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि TSOL एक लॉ फॉर्म है जो कि एक गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्ट करती है, होम ऑफिस के बिहाफ पे एक्ट करती है। उनके नंबर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। आपकी जुडिशरी रिव्यू के फॉर्म के अंदर भी यकीन आपने फिल करके भेजे होंगे, उसके अंदर उनके टेलीफोन और फैक्स नंबर मौजूद हैं। आप उनसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप उनसे ना करना चाहें तो आप कोर्ट के साथ भी, जो अगर आपने अपर ट्रिब्यूनल के अंदर ये केस अपना फाइल किया है, तो अपर ट्रिब्यूनल की 15 ब्रेम्स बिल्डिंग का एड्रेस है, वहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनली जाके भी ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, फ़ोन के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। सिर्फ आपको अपना जुडिशियल रिव्यू रेफरेंस नंबर उनको बताना होता है, और उसके बाद आपको वो फर्दर डिटेल्स इसकी बता सकते हैं। ये बात याद रखिए, चूँकि आपने इन पर्सन किया है तो आपको खुद ही विजिलेंट रह के सारी कार्रवाई के ऊपर एक क्लियर आई रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर आप अपना कोई राइट लूज़ कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, कॉल्स का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।